हेलो जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मुझे कहीं जाना है अर्जेंट काम की वजह से, दैट्स व्हाई मैंने ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर दी है। इस क्लास से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट भी कर देना। मैं जब भी नेक्स्ट हमारी लाइव क्लास होगी उसमें उसका सॉल्यूशन करने की आप लोगों को कोशिश करूंगी। तो हम लोग जो है हायर एजुकेशन की सीरीज चला रखी थी हमने और उसे कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, भाई मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाती हूँ नेट के लिए। यदि आप लोगों को मुझसे पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है या अकेला पेपर 1 भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। पेपर 1 जो है वो आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, पेपर 1 इंग्लिश मीडियम में भी है, बाईलिंगुअल भी है, आपको जैसे भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। पेपर 1 की प्राइस है आप लोगों को 4999 रुपए पड़ेगी और यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 साथ में लेते हो तो आपको इसकी प्राइस पड़ेगी 8999 में अंदर। साथ ही साथ इस कॉस्ट में आपको हैंडबुक भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होने वाली है। इसके अलावा मैं YouTube पर 11 बजे फ्री पढ़ाती हूँ तो आप यहाँ पर आ सकते हो। साथ ही साथ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस शाम को 6 बजे YouTube पर पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मैं शाम को 7 बजे पेड में भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। फाउंडेशन बैच है ये आप लोगों का, जिसमें बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाएगी। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। मान सकते हो कि आपने एक बार यदि इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको बार बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा विद हैंडबुक। ओके जी। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो हमने इन सभी टॉपिकों पर हमारी लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इवन मैंने आपको बताया भी था कि वैसे बिहार, वैसे विक्रमशिला, वैसे बौद्ध। ठीक है। फिर ये भी बताया था कि विक्रम ने नालंदा के साथ बिहार में क्या किया था, उदम भी किया था। बताया था ना, विक्रमशिला, उदंतपुर और नालंदा ये तीनों की तीनों कहाँ पर है, आपके बिहार में। और बिहार में इन तीनों को बख्तियार खिलजी ने जो है वो ध्वंस भी किया था। इसके साथ साथ बौद्ध जो धर्म के लोग यहीं पर अपनी एजुकेट करते थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था। आई होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो लास्ट क्लास जाके देख लेना। तो नाउ स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज 1857 में पारित समावेशन अधिनियम में किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधारित कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन यूनिवर्सिटी? बताइए 1857 में पारित समावेशन अधिनियम में किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधारित कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। और जैसा कि मैंने ये 3 दिन से रेगुलर जो है मैं इसी टॉपिक के रिलेटेड आपको पढ़ा रही हूँ, 3 दिन से रेगुलर बता रही हूँ मैं आपको इसके। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। और इस क्वेश्चन का आपका आंसर होने वाला है लंदन यूनिवर्सिटी। क्या होने वाला है? लंदन यूनिवर्सिटी। अब थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है वो अब डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। कम टू द पॉइंट। देखिए अब, ठीक है, चलिए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, शायद आपको याद है या नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो आधुनिक काल की शिक्षा है, ठीक है, इस आधुनिक काल की शिक्षा को हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला चरण जो है वो होता है आप लोगों का 1836 से लेकर के 1881 तक का आपका चरण था। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि आपका इसका जो द्वितीय चरण है आधुनिक का, इसका द्वितीय चरण चलो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं कि जो पहला चरण था इसके अंतर्गत मैकाले रिपोर्ट आई। मैकाले रिपोर्ट के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा के बारे में कहा गया और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के खोलने की भी बात कही गई और पहला स्कूल कलकत्ता में खोला गया, पश्चिमी बंगाल में। इसी में जो है आप लोगों की ऑकलैंड जो है वो रिपोर्ट आई, जिसके अंतर्गत फिल्टर थ्योरी आई कि भाई आप उच्च लेवल के लोगों को पढ़ा दीजिए, निम्न स्तर के लोगों तक तो ज्ञान छन छन के पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि इस 1836 में पहले मैकाली रिपोर्ट आई, फिर ऑकलैंड रिपोर्ट आई और इसके परिणाम स्वरूप जो है एक और आया, चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था आप लोगों का, ये आया कि ये जो आप लोगों का मैकाले रिपोर्ट आई थी
और जो ऑकलैंड रिपोर्ट आई, इन दोनों को खारिज करके, ठीक है, कि इन दोनों को समाप्त करके इन्होंने क्या है, ये आपकी वुड डिस्पैच रिपोर्ट आई, चार्ल्स वुड डिस्पैच रिपोर्ट आई। एंड इस समय जो है हमारे जनरल गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। और ये चार्ल्स वुड डिस्पैच रिपोर्ट को क्या है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दिस इज अ पीवाईक्यू एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना। इसे क्या कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब सुन लीजिए, ये जो वुड डिस्पैच रिपोर्ट आई, इस वुड डिस्पैच रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय जो है, लंदन यूनिवर्सिटी जो है, इस लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही कलकत्ता में, है ना, बंबई में और मद्रास में क्या किए जाएंगे, विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपकी यहाँ पर आती है, तो ये बात जो है वो वुड डिस्पैच आयोग के अंतर्गत बोल तो दी गई थी, लेकिन पहली बार कैनिंग के काल में, ध्यान में सुनना, लॉर्ड कैनिंग जब आए थे, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में क्या किया गया था, इसको खोला गया था। मतलब वुड डिस्पैच के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी के टाइमिंग पे ऐसा बोला गया था कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, लेकिन खोले कब गए थे, लॉर्ड कैनिंग के काल में खोले गए थे। क्लियर हुआ। साथ ही साथ इसके अंतर्गत कहा गया था कि भाई 5 प्रांत जो होंगे ना, उन 5 प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयास करने के बारे में कहा गया, महिला शिक्षा पर बल दिया गया। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को वुड डिस्पैच आयोग के अंतर्गत जोड़ा गया। दैट्स वाई इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक का। तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं हमारे, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए, वे इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करें। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, द वुमेन डिस्पैच एंड डिस्पैच है ये, ठीक है, द वुड्स डिस्पैच एंड नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। अब देखो, यदि आप एक्टिव लर्नर होंगे ना, ऐसा होता है ना, क्लास में ही होते हैं, दो टाइप्स के लर्नर होते हैं, एक तो होता है आपका पैसिव लर्नर और एक होता है आप लोगों का एक्टिव लर्नर। तो यदि आप एक ऐसा एक्टिव लर्नर हो ना, है ना, तो एक्टिव लर्नर होने के नाते ये मान लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर दोगे। ठीक है, अब एक चीज और सुनना कि हमारा जो नेट का पेपर आता है ना, उसमें आपको पता है 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के आते हैं एंड 100 क्वेश्चंस हमारे पेपर 2 के आते हैं। आप यदि इस पेपर को आपने यदि अभी तक कभी सही ऐसे एनालिसिस किया है, तो आप देखना एक दो क्वेश्चंस पेपर में ही रिपीट हो जाते हैं। मतलब एक दो क्वेश्चंस की वजह से, उनके रिपीट होने की वजह से, उनके आंसर है ना क्वेश्चंस के, वो हमें पेपर में ही मिल जाते हैं। समटाइम्स ऐसा हुआ है और कई बार ऐसा होता भी है। ठीक है, अब चीज यहाँ पर ये आती है कि मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में आया हुआ है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये भी 2022 में आया, सेम पेपर में ही आया था। मतलब अलग अलग पेपर में नहीं, सेम पेपर में ही आया। तो अब बच्चा यदि कोई एक्टिव था ना, तो उसने इन दोनों क्वेश्चनों को सही किया होगा। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द वुड डिस्पैच आयोग। जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि महिला शिक्षा के बारे में जो है वो किसने कहा गया था, ये वुड डिस्पैच आयोग के द्वारा बोला गया। ये वुड डिस्पैच आयोग वही लॉर्ड डलहौजी के समय, जिसमें विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई थी, 5 क्षेत्रों में जो है शिक्षा केंद्र खोलने की बातें कही गई थी, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बातें कही गई थी। क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना, है ना। इसमें अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ देशी भाषाओं पर भी प्रमोट किया गया था कि भाई देशी भाषाओं में भी शिक्षा दी जाने की। तो ये वुड, जिसे हमने शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा था, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इस पर अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो देखो क्वेश्चंस किस तरह से रिपीट होते हैं, मैंने बोला था ना कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
निम्नलिखित में से किस शैक्षिक संस्था ने पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेजों की कक्षाएं प्रारंभ की थी? अब देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अब कैसे होगा वो मैं बता दूंगी। देखो, अब इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, बेंतु स्कूल फॉर गर्ल्स है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स। इसने क्या है कि पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेज की कक्षाएं प्रारंभ की थी। अब क्या है सुनिए, ये बेथ्यून जो कॉलेज है आप लोगों का, ठीक है, इसने मतलब ये मान लीजिए 1879 में महाविद्यालय के रूप में इन्होंने अपना जो स्टार्ट किया था, मतलब एज अ, ये जो स्कूल है इसने 1879 में एज अ कॉलेज अपने आप को क्या किया था, स्टार्ट किया था। और ये मान लीजिए भारत के साथ साथ, मतलब हमारा जो इंडिया है ना, इस इंडिया के साथ साथ एशिया, ठीक है, भारत के साथ साथ एशिया में ये पहला महिला कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था। मतलब ये मान लीजिए ये जब ये जो स्कूल है जब ये एज अ कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ, तो ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में ही ऐसा पहला कॉलेज था जो महिलाओं के लिए स्थापित किया गया था। क्लियर हुआ सब लोगों को? चलिए, और ये वेस्ट बंगाल में है ना, पश्चिमी बंगाल में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पुराकालिक उच्चतर शिक्षा केंद्रों की स्थापना मंदिरों के साथ संबंधन में हुई और कालक्रम में भी स्थापित किए गए स्थानों में सामुदायिक जीवन के केंद्र बन गए? बताइए जी। तो देखिए जी, आपको टाइम मिल गया होगा, तो इसका आपका आंसर होने वाला है बी। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किन पुराकालिक उच्चतर शिक्षा केंद्रों की स्थापना, मतलब बनारस, नवदीप, है ना, और साथ ही साथ है कांची, है ना। अच्छा, ये इस तरह से है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर सीधे ऐसे ही हो गया है ना। कांची शिक्षा केंद्रों की स्थापना मंदिरों के साथ संबंधन में हुई, ठीक है, कालक्रम में भी स्थापित किए गए स्थानों में सामुदायिक जीवन के केंद्र बन गए। अब इसका मतलब क्या है सुनिए, कि ये आपका ये बनारस है, नवदीप है और जो कांची, जैसे ये पुराकालिक उच्चतर जो शिक्षा केंद्र जो है, इनके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बनारस कहाँ पे है, आपका काशी में है, ठीक है, मतलब आपका यूपी में पड़ता है ये, उत्तर प्रदेश में। तो बनारस वैदिक काल में ये मान लीजिए हिंदू धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किसका केंद्र माना जाता था? हिंदू धर्म जो था उसकी शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र माना जाता था। काशी के अंतर्गत ये मान लीजिए वेद है, वेदांग जिसे हम कहते हैं, वेदांग हो गया, इतिहास हो गए, पुराण है ना, और ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती थी। किस किस की शिक्षा दी जाती थी? वेदों की, वेदांगों की, इतिहास की, पुराण की, ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी इसके अंतर्गत। क्लियर? उसके बाद फिर आ जाता है आप लोगों का कांची। यदि हम कांची की बात करें तो कांची की स्थापना ये मान लीजिए कि पल्लव जो वंश हमारे इतिहास में रहे हुए हैं, तो पल्लव वंश के शासकों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह पल्लवों की राजधानी भी रही है। कांची जो है वो पल्लवों की राजधानी भी रही है। कांची जो है, कांची के प्रसिद्ध फेमस आचार्य जो रहे हुए हैं, महाकवि जिनका नाम है डिंडनाथ, और एक है बादशायन, ठीक है। ये काशी के बहुत फेमस जो है वो क्या रहे हुए हैं, आचार्य रहे हुए हैं, ठीक है। और यह भी दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। देखो मेरी बात सुन लीजिए, बनारस जो है वो हिंदू धर्म जो है उसके लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और कांची जो है वो दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और यहाँ के प्रमुख आचार्य थे दिंडनाथ और बादशाहन, ये ध्यान में रखना। फिर आता है आप लोगों का नवदीप। तो नवदीप जो है वो गौड़ जो संप्रदाय है इसका प्रमुखतम विद्या केंद्र था। किसका प्रमुखतम विद्या केंद्र था? गौड़ संप्रदाय का केंद्र था, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये तीनों चीजें ध्यान में रखना आप लोगों, है ना।
ये तीनों चीज है, एक तो बनारस हुआ, कांची हुआ और नवदीप हुआ। बनारस काशी में स्थित है, यूपी में। ये हिंदू जो है आप लोगों के हिंदू धर्म की शिक्षा का केंद्र था, जिसमें वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण में ज्योतिष से रिलेटेड ज्ञान जो है वो दिया जाता था। कांची की स्थापना पल्लव वंश के शासकों के द्वारा की गई और पल्लवों की ये राजधानी भी रहा है। दिंदनाथ और बासन यहाँ के प्रमुख आचार्य रहे और नवदीप जो है वो गौड़ संप्रदाय का विद्या का केंद्र रहा हुआ है। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 2022 में भी आया है और ये 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्राचीन विश्वविद्यालयों का निर्माण बिहारों के संबंध में हुआ है? बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने यूट्यूब पर आपको मतलब कई बार पढ़ाया हुआ भी है। मतलब देखो जी, तो अब इस क्वेश्चन का आपका आंसर होने वाला है भैया जी सी। कैसे होगा सुनिए। नालंदा के बारे में तो आपको पता है, ये भारत का सबसे प्राचीनतम ही है ना, एशिया का भी आप इसे प्राचीनतम मान सकते हैं। और ये प्राचीन हमारे जो भारत है उसमें उच्च शिक्षा का ये महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। महायान बौद्धों का ऑक्सफोर्ड रहा हुआ है ये। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसे भी बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया था, ध्वंस करने का काम किया गया था। और हेनसांग और स्टिंग भी जो आपके चीनी बौद्ध भिक्षु है वो नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आए थे। क्लियर? ये कहाँ पर स्थित है आप लोगों का, बिहार में स्थित है, मैंने आपको याद भी करवाया हुआ था। इसके बाद आता है आप लोगों का वल्लभी विश्वविद्यालय। ये वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और ये मान लीजिए, ठीक है, यह भी आप लोगों के बौद्ध धर्म की शिक्षा का क्या रहा है, प्रमुख केंद्र रहा हुआ है अपने समय में। इसके बाद आता है आप लोगों का तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ये विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, बप्पा रावल के द्वारा की गई और इसकी स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही मतलब आपके चाणक्य वगैरह जो है वो यहीं से आपके बिलोंग करते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है आप लोगों का औदांतपुरी। क्या आता है, औदांतपुरी। तो औदांतपुरी जो है ये भारत का बौद्ध महाविहार था। कौन सा था, भारत का जो बौद्ध है ना, बौद्धों का, इसे महाविहार कहा जाता था। और ये भी कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है इस औदांतपुरी। और इसे भी जो है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया था, ध्वंस किया गया था। और गोपाल पाल जो है, गोपाल पाल, इसके द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया, इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है ना। और नालंदा के बाद भारत का सबसे पुराना जो ये मान लीजिए विश्वविद्यालय, यदि हम कहें सबसे बड़ा है ना और पुराना, मतलब पहले नंबर पे तो नालंदा है और दूसरे नंबर पे है आपका उदांतपुरी। ठीक है, यदि हम कहें तो भारत का दूसरा, नालंदा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व प्राचीन विश्वविद्यालय उदांतपुरी। मैंने आपको एक ट्रिक भी याद करवाई थी, आपको याद हो तो, वैसे बिहार, वैसे बख्तियार खिलजी। ठीक है, क्या है, वैसे बिहार, वैसे बख्तियार खिलजी, वैसे बौद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग। और वैसे ही याद करवाया था मैंने आप लोगों का विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला, फिर मैंने कहा कि विक्रम ने क्या मचाया, उधम मचाया। ठीक है, इसने क्या बचाया, उदंतपुर, मतलब या उदांतपुरी भी कह सकते हो। विक्रम ने क्या बचाया, उदम मचाया, और उसने क्या किया, नालंदा को वो ले गया, है ना। समझ में आया। तो इस तरह से मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ये तीनों के तीनों बिहार में है, तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, तीनों को ही बख्तियार खिलजी के द्वारा इनका ध्वंस किया गया था। क्लियर हो गया सबको, एग्जैक्ट सारा कुछ याद हो गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअल में मतलब ये बता दूं ना, क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। महादेव गोविंद रानाडे, गेपाल गणेश आगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले को किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता था, बताइए। महादेव गोविंद रानाडे, गेपाल गणेशकर,
इनको किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता था? तो देखिए जी, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी। जो लीजिए, महादेव गोविंद रानडे, गेपाल गणेश आगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सबको इसलिए जाना जाता था क्योंकि इन्होंने सहज शिक्षा संस्थानों के माध्यम से, किसके माध्यम से, सहज शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से बालकों और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। क्या है? सहज शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से बालकों और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान, मतलब महिला और पुरुष दोनों के इक्वल क्या है, मतलब पढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए जो है इन्हें जाना जाता है, मतलब इन तीनों ने ही अपॉर्चुनिटी दी। एक की पॉइंट याद रखोगे, गे देखो, गोविंद, गणेश, गोपाल, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले, गणेश आगरकर और महादेव गोविंद रानडे, तो इन तीनों गयों ने क्या किया है, देखो गै से गाय, गाय सीधी होती है तो स्त्री की कंपैरिजन किससे की जाती है, गाय से, तो स्त्री और पुरुषों की समानता के बारे में गाय ने ही बोला है, दैट मीन गणेश, गोपाल और गोविंद। ठीक है, अब आप इसको भी ले सकते हो कि भाई गोपाल जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, उनकी गाय फेवरेट थी, गोविंद जी की भी गाय फेवरेट थी, तो इस तरह से कुछ भी ट्रिक्स छोटी मोटी बना के जो है ना आप याद कर सकते हो, या आपके ऊपर है, अब इनको भी हम थोड़ी ना बताएंगे यार, है ना। चलो, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित वृत्तिगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। मतलब प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी उसके अंतर्गत जो हमारे लर्नर्स थे उन्हें किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी, बताओ। देखिए जी, क्वेश्चन अच्छा है आपका, क्वेश्चन पूछा है प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, मतलब प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति के बारे में आपको याद है मैंने बताया था कि प्राचीन भारत में जो वेदों में विश्वास करते थे तो वो वैदिक काल हो गए कि वैदिक काल में शिक्षा किस आधार पर दी जाती थी, सरदर्शन पर आधारित। जो वेदों में विश्वास नहीं करते थे जैसे कि जैन हो गए, बौद्ध हो गए, आप लोगों के चारवाक हो गए, आजीवक हो गए, जो कि किस में विश्वास नहीं करते थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे, तो उनकी शिक्षा पद्धति अलग थी। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में अधिगमकर्ताओं जो हमारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, अधिगमकर्ताओं मतलब जो स्टूडेंट्स थे, इन स्टूडेंट्स को निम्नलिखित व्यक्तिगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता था, मतलब किन किन क्षेत्रों में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो देखो इनको दिया जाता था स्थापत्य कला के ऊपर, पशुपालन के ऊपर, कृषि के ऊपर और डेयरी उद्योग के ऊपर ट्रेन देने का काम किया जाता था। देखो क्यों, आप एक चीज सुनिए, जो हमारा वैदिक काल था, है ना, यदि हम इसको वैदिक प्राचीन उसमें हम वैदिक काल ही देखते हैं। अब इस वैदिक काल में हमारा मतलब अर्निंग का सोर्स, बेस्ट सोर्स क्या था, कृषि ही थी, एग्रीकल्चर ही माना जाता है। साथ ही साथ उस समय के जो राजा महाराजा थे वो पत्थर वगैरह पर ही लिखते थे, स्मारकों पर लिखते थे वो अपनी छवियां, तो वही चीज क्या होने वाली है, उसी के रिगार्डिंग उन्हें ट्रेनिंग दी जाती होगी, है ना, कि जो हमारे ये जो शिलालेख हुआ करते हैं उन पर किस तरह से वाक्य लिखते हैं, तो इसी तरह की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे आज बच्चों को कॉपी में कैसे लिखते हैं, हमारी जो नोटबुक होता है उसमें हम कैसे नोट्स बनाते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो पहले तो है ना ये पत्थर वगैरह हुआ करते थे, ये शिलाएं होती थी, गुफाएं जो होती थी, यही क्या हुआ करता था, बेस्ट सोर्स हुआ करता था कम्युनिकेशन का। तो इन पर किस तरह से मतलब अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ ही साथ पशु कैसे पाल सकते हैं, है ना, कृषि कैसे कर सकते हैं, डेयरी उद्योग कैसे चला सकते हैं, इन्हीं से रिगार्डिंग दी जाती थी। अब ये प्रशासन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये मौर्य काल में आ जाता है वैसे, क्योंकि देखो मौर्य काल में भी ये मान लीजिए प्रशासन से संबंधित, क्योंकि मौर्य काल में चाणक्य आ गए थे, है ना, और चाणक्य ने प्रशासन से संबंधित अपनी जो थॉट्स थे ना वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए थे, यू नो। बट आई डोंट नो कि लेकिन एग्जामिनर ने इसका आंसर जो है ना वो ये माना है सी, मतलब एनटीए ने ना इसका आंसर माना था आपका सी, बट इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है चाणक्य किससे रिलेटेड करता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय से रिलेट करता है।
और मौर्य काल भी आपका प्राचीन भारत में ही आता है, ठीक है। अब मौर्य काल के अंतर्गत तो प्रशासन से संबंधित शिक्षा देने का काम किया था चाणक्य के द्वारा। आई डोंट नो एनटीए ने इसका आंसर ये क्यों लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना कहाँ की थी? सारनाथ में, तक्षशिला में, नालंदा में या विक्रमशिला में? देखो क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं। आप ही देख लीजिए। तो देखो चाणक्य कौन है, चाणक्य का यदि हम नाम देखें तो चाणक्य का रियल नाम जो है ना वो मतलब चाणक्य जो है ना इनका रियल नाम विष्णुगुप्त है ना, विष्णु है इनका नाम, और इन्हें कौटिल्य भी बुलाया जाता है। मौर्य साम्राज्य की जो नींव है वो चाणक्य की वजह से ही रखने में आई। और चाणक्य जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ना, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य रहे हुए हैं। तो ऑब्वियसली इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही की थी। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये 1905 में दुनिया के सामने जो श्याम शास्त्री के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? श्याम शास्त्री जो है उस श्याम शास्त्री के द्वारा इस पुस्तक को लाया गया था, ये ध्यान में रखना, 1905 के अंतर्गत। अब बात ये आती है कि अर्थशास्त्र क्या है। इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है वो हमें राजनीति से रिलेटेड, प्रशासन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है, और एक राजा को किस तरह से कूटनीति का पालन करना चाहिए, एक राज्य जो है वो सुदृढ़ किस तरह से रह सकता है, केंद्रीकरण की नींव कैसे रह सकती है, उनसे रिलेटेड मतलब ये मान लीजिए कूटनीति से रिलेटेड ज्ञान प्रदान किया गया था इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्लियर? तो चाणक्य की है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से रिलेट करते हैं आप लोगों के। तो आज की क्लास का देखो टाइम हमारा हो गया है, अब इतना ही है, ठीक है। अब हम मिलेंगे हमारी लाइव क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो मजा तो ना लाइव क्लास में ही आता है ना। जब तक आपसे थोड़ा बातें नहीं कर ले, है ना, आप लोगों के नाम नहीं ले लूँ ना, तब तक फील नहीं आता मुझे कि यार मैं पढ़ा भी रही हूँ। बट इट्स ओके कि आपकी रेगुलरिटी जो है ना वो मिस नहीं होनी चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब हमारे ना गैप लग जाता है तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, तो दैट्स व्हाई आई प्लान टू मेक अ वीडियो, मतलब कि चलो एक एटलीस्ट कुछ तो आपके पास पहुंचे, हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज अ की पॉइंट ऑफ अवर सक्सेस, है ना। जो कंटिन्यूटी होती है ना वो हमारी सफलता का सबसे बड़ा सेक्टर होती है। तो इसीलिए जो है मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर दी है। आई होप दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर यू। एंड आपको देखो डिटेल में यदि पेपर वन पढ़ना है तो आप जोड़ सकते हो, पेपर वन की पेड क्लास भी होती है, 11:15 बजे आप पूरा पेपर वन परचेज कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर टू का भी कोर्स चल रहा है, आप यदि पॉलिटिकल साइंस से हो और आप पढ़ना चाहते हो तो भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो पेपर वन और पेपर टू दोनों पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। पेपर वन का सिंगल आपको कोर्स मिलेगा 4999 में, और पॉलिटिकल साइंस का सिंगल कोर्स मिलेगा आपको 6499 रुपए में। और यदि आप दोनों कोर्स एक साथ लेते हो तो आपको ये पढ़ने वाला 8999 के अंदर। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, हैंडबुक भी मिलने वाली है। तो आई होप यू एंजॉय दिस क्लास एंड शेयर दिस क्लास मैक्स टू मैक्स। थैंक यू सो मच।